हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को खत्म करने की ठान ली है। हूथी ने ठान ली है कि हमले का जवाब उससे बड़े हमले से दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि हूथी विद्रोहियों के सामने क्यों नहीं टिक पा रही है इजरायली सेना। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो जैसे प्रोग्राम क्यों हो गए कई बार फेल। आयरन डोम की ढाल भी टूट गई, एक मिसाइल जो बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास जाकर गड़ गई और इजराइल कुछ नहीं कर पाया। हूथियों की लड़ाई केवल सैन्य नहीं, धार्मिक नहीं, राजनीतिक जज्बे से भी प्रेरित है, जिसका इजराइल को सामना करना क्यों लग रहा है चैलेंजिंग। इजराइल ने हूथियों के खिलाफ वायु हमले किए, लेकिन ये युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए। हूथी फिर से तैयार हैं, क्यों दबाव कायम नहीं कर पा रहे हैं इजरायली। इन तमाम सवालों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है कि इजराइल चाह कर भी हूथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर युद्ध की नीति को समझें तो हूथियों की जो नीति है वो गुरिल्ला वॉर लड़ने की नीति है, यानी कि अटैक करो भाग जाओ, अटैक करो भाग जाओ, छुपकर वार करो। और इजराइल इस नीति का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हूथी अटैक करते हैं, फिर टनल्स में घुस जाते हैं। हूथी एयर अगर स्ट्राइक्स की बात करें या जमीन पर लड़ाई की बात करें या समुद्र में लड़ाई की बात करें तो हर बार गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं, जिसमें इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस पस्त नजर आ रही है, धराशायी नजर आ रही है, कुछ नहीं कर पा रही हैं, हताश नजर आ रही हैं। अगर इस संघर्ष की शुरुआत की बात करें, देखिए अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के बाद यमन में ईरान समर्थित हूथी समूह ने इस भूमध्य क्षेत्र में अभियान तेज कर दिया था। खासकर मिसाइल से अटैक किए गए, ड्रोन हमलों के जरिए अटैक किए गए और ये जो टेंशन थी वो बढ़ती रही। फिर लाल सागर में अटैक होने लगे। देखिए, हूथियों ने इजराइल से जुड़े और भी कई अन्य जहाजों पर अटैक किया, एक एक करके उन्हें टारगेट करना शुरू किया। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हूथियों की पॉलिसी की अगर बात करें, अटैक करो छुप जाओ, अटैक करो भाग जाओ। और इसी तरीके से समुद्र में भी, रेड सी में भी इजरायलियों के कई जहाजों को अटैक किया गया, कई जहाजों पर हमला किया गया, जिससे कि उनके जो समुद्री कारोबार था उसको बहुत नुकसान हुआ। तेल परिवहन के जो मार्ग थे उसमें लागत बढ़ने लगी, कम्यूटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। और यही अमेरिका के साथ भी हूथी विद्रोहियों की ओर से किया गया था। ये कहानी बाद में समझाएंगे, लेकिन समझिए कि सीधी मिसाइल और ड्रोन हमले अगर किए जाएं तो हूथियों ने प्राइवेट और व्यावसायिक इलाकों में भी, जहां पर ट्रेड हुआ करता था, वहां उनको भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि इजराइल के अफ्रीकी एयरमार्ग जो थे और पर्यटन को बहुत असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये, कम्यूटिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। और न सिर्फ कम्यूटिंग का खर्चा, बल्कि इतने बड़ी मात्रा में एयर स्ट्राइक करना, गोला बारूद असलहे टारगेट करना हूथियों पर, वो भी तब जब आपको पता नहीं है कि हूथी एग्जैक्टली हैं कहाँ, छुपे हुए हों। ये काफ़ी महंगा पड़ रहा था इजराइल को, इकोनॉमिक लिहाज से बहुत खराब था, भारी पड़ रहा था। इजराइल असफल क्यों रहा बार बार हूथियों के मुकाबले। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, भौगोलिक डिस्टेंस की बात करें और कम्यूटिंग की बात करें तो ये बहुत चैलेंजिंग है इजराइल के लिए। वजह यह है कि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यमन इजराइल से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि अगर एयर स्ट्राइक की जाए या एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत महंगा होगा। और यही वजह थी, ये पहली वजह है कि इजराइल हूथियों के सामने पस्त नजर आया है, डिफीटेड नजर आ रहा है, वो बहुत ज्यादा सफल होता अनसक्सेसफुल नजर आ रहा है, सफल होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम वायु हमले की बात करें तो जब एयर स्ट्राइक की जाती है उसके तुरंत बाद अगर रिटेलिएशन की बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है इजराइल के लिए। अगर रिटेलिएट करके नष्ट करने के लिए तैयार करना हो, या फिर मिड एयर अटैकिंग हो, या मिसाइल को मिसाइल से नेगेट करना हो, इस तरह के जो साधन हैं उसमें इजराइल समर्थ नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और समर्थ साधनों की व्यवस्था करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। यमन से इजराइल तक हमले चलाना ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है, बल्कि काफ़ी महंगा और अगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से बात की जाए तो रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। इसकी योजनाओं में मध्य हवा में रिफ्यूलिंग, अब देखिए अगर इतना डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर का, तो जाहिर है कि कोई भी जेट होगा, कोई भी फाइटर प्लेन होगा, उसको आपको लैंड करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऐसे में आप कहाँ लैंड करेंगे? आप इसको समुद्र में लैंड करेंगे या किसी ऐसी कंट्री में लैंड करेंगे जो आपकी फ्रेंडली हो। लेकिन क्योंकि वर्चस्व वहाँ पर हूथी समर्थित देशों का है, तो ऐसे में इजराइल के लिए या इजराइल समर्थित जो भी देश हैं उनके लिए कोई भी एयर स्ट्राइक को अंजाम देना या किसी भी एयरक्राफ्ट को वहाँ से उड़ाकर हूथियों के पास तक टारगेट करने के लिए भेजना, फ्यूल का सिस्टम जरूर होगा, फ्यूल का पंगा जरूर होगा बीच में। और ऐसे में मिड एयर में, हवा में, बीच में ही रिफ्यूलिंग करना एक बड़ा टास्क है। साथ साथ सीक्रेट डेटा कैसे वो किया जाए, सीक्रेट डेटा एक्यूमुलेट करने में इजराइल फेल रहा है, लॉजिस्टिक्स एक्यूमुलेट करके हूथियों पर अटैक करने में फेल रहा है। ये एक और बड़ी वजह थी। अब तीसरी बड़ी वजह की अगर बात करें तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन का, अगर हम इंटेलिजेंस इनपुट्स की बात करें तो काफी कमी रही है इजरायलियों के पास में। इजराइल ने गाजा, लेबनान और ईरान के मुकाबले हूथियों पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हूथियों को पहले बहुत हल्के में लिया।
जिससे कि उनकी खुफिया जानकारी कमजोर पड़ती चली गई और अपर हैंड इस वक्त हूथियों का दिखाई दे रहा है इजरायली सेना पर, आईडीएफ पर। अब यमन की अगर जटिल भौगोलिक और जनजातीय संरचना की बात करें तो कमजोर संचार नेटवर्क खुफिया कार्य को मुश्किल बनाते हैं। तो ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को क्या करना चाहिए था? पहले वो जानकारी जुटाते, एक्यूमुलेट करते और फिर इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से रणनीति अगर बनाते तो संभवतः वो हूथियों का मुकाबला कर भी पाते। खुफिया और रणनीति की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दी है। देखिए, इजराइल ने अन्य रणनीतिक दुश्मनों जैसे कि हमास की बात करें या हिजबुल्लाह की बात करें या ईरान की बात करें, हूथियों को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। इसका खुफिया विश्लेषण कमजोर रहा हूथियों को लेकर और जिसकी वजह से जो भी एक्शन इजराइल की ओर से लिया गया वो बहुत ही फोकस नहीं था, बहुत ही यूनाइटेड नहीं था। ग्राउंड पर उसका बहुत असर देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि गतिशील संरचना जो है और अगर सेंटर के लिहाज से बात की जाए तो उसमें भी इजराइल फेल रहा है। हूथियों के पास मोबाइल लॉन्च सिस्टम है जो कि तेजी से स्थान बदलते हैं, इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उनके नेटवर्क में क्षेत्रीय और जनजातीय आधार पर फैलाव है। इन्हें खत्म करने के लिए मल्टी फ्रंट अभियान की जरूरत तो होती ही है, लेकिन साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इजराइल के पास नहीं है। हूथियों का राजनीतिक और मानसिक दृढ़ता, मतलब पॉलिटिकल रूप से, और अगर हम साइकोलॉजिकल वॉर की बात करें, स्टैंडिंग की बात करें, तो इजराइल कहीं ना कहीं हूथियों से पीछे दिखाई दे रहा है। हूथी अगर नेतृत्व को देखा जाए तो धार्मिक और राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत समर्थन मिला हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है। इजराइल पर हमले को प्रतिरोध अभियान के रूप में प्रस्तुत करके वे क्षेत्र में अपनी वैधता को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इजराइल को अपना दुश्मन बताकर हूथी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जो आसपास के देश हैं और आसपास का इलाका है वहां पर बढ़ा रहे हैं, उनके साथ मित्रवत संबंध बढ़ा रहे हैं। और जब भी कोई सिटीजन मारा जाता है या नागरिक क्षति होती है तो ऐसे में अपने स्टैंड पर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हूथी झुकते नहीं है, अपनी स्टैंडिंग को और ज्यादा जनता के सामने या मित्र देशों के सामने रखते हैं, मुस्लिम कंट्रीज के सामने रखते हैं। इससे उनका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। वहीं इजराइल कहीं ना कहीं बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ है, अकेला है। कई जगह कई वॉर फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ता इजराइल नजर आ रहा है। अब अगर एयर स्ट्राइक की बात करें, हवाई रक्षा प्रणाली की बात करें, तो उसमें असमर्थ दिखाई दे रहा है। और उसका आपने अभी भी एग्जाम्पल देखा होगा कि किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस का डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, इसके अलावा एरो और थार्ड जैसे उनके जो एडवांस डिफेंस सिस्टम्स रहे हैं, हूथियों की कुछ मिसाइलें बहुत ही सक्सेसफुली इनको टारगेट कर पाई हैं और वो उन्हें ना डिटेक्ट कर पाए ना निगेट कर पाए, टारगेट करके उन्हें गिरा दिया। और यही वजह है कि अपर हैंड की अगर बात करें, एडवांसमेंट की बात करें, तो हूथी यहां पर भी इजरायलियों के आगे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास किस तरीके से हूथियों द्वारा अटैक किया गया था, काफी नुकसान हुआ था इजराइल को उसमें। स्थैतिक रणनीति और व्यापक जवाब की कमी भी दिखाई देती है। अब देखें, इजराइल ने केवल वायु और मिसाइल स्ट्राइक पर अपनी निर्भरता दिखाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वायु और मिसाइल स्ट्राइक पर, यानी कि ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, और हो भी कैसे, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, लगभग 2000 किलोमीटर का, और समुद्र में नाक में दम किया हुआ है हूथियों ने इजरायलियों के। कोई जमीन अभियान या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन रणनीति नहीं बनाई गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन रणनीति की अगर हम बात करें तो आपको वो समय याद होगा जब अमेरिका ने भी हूथियों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन हाल क्या हुआ, अमेरिकियों को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा, और उल्टा बजाय कि इजराइल के साथ खड़े रहने के इतना ज्यादा नुकसान हो गया, कई अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिससे कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि हूथियों से पंगा लेना उनके कम से कम हित में तो नहीं है, बेनिफिशियल नहीं रहेगा उनके लिए। हुआ क्या, बैकडोर से दोनों ने हाथ मिला लिया। अमेरिका ने हूथियों के सामने झुकते हुए उनके साथ ट्रीटी कर ली। अब एक तरीके से कह लीजिए कि हाथ मिला लिया, संधि एक तरीके से कर ली, उनके सामने झुक गए, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का सुझाव ये रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और इजिप्ट के साथ मिलकर व्यापक रणनीति अपनानी चाहिए थी, जो कि नहीं अपनाई गई। वजह यह है कि अमेरिका कभी भी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारता ही नहीं है, और ऐसे में हमेशा युद्ध को हवा देना, आग को हवा देने का काम अमेरिका करता रहा है, जो कि यहां पर भी नजर आया। यहां पर भी बैकफुट पर अमेरिका नजर आया, इजराइल का साथ देते देते पीछे हट गया। सिर्फ हवाई बातें, हवाबाजी की, हम आपका साथ देंगे, हम आपको हथियार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन वास्तविकता के दरार पर सब कुछ जीरो। अमेरिकी और अन्य देशों के साथ तालमेल भी काफी चैलेंजिंग रहा है इजराइल के लिए, जिसमें रणनीतिक और राजनीतिक मतभेद भी शामिल है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चाहे ब्रिटेन की बात कर ले, इजिप्ट की बात कर ले, या सऊदी अरब की बात करें, या अमेरिका की बात करें, जब इजराइल के मसले पर बातचीत होती है तो सब अपना हित देखते हैं, और हित देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं इजराइल का ये जो स्टबन नेचर है, कुछ मामलों में नेतन्याहू का स्टबन नेचर है, वो भी आड़े आता है, और बनी बनाई जो रणनीति है वो फेल होती दिखाई देती है। राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं, और
इसके अलावा एक और कारण यह है कि आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक परिणाम जो है वो ढंग से सामने नहीं आ पा रहे हैं। हूथियों के हमलों ने इजराइल के न सिर्फ पर्यटन को तबाह कर दिया है, आर्थिक गतिविधियों को तबाह किया है, वहां के पोर्ट्स, बंदरगाह संचालन को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिससे कि वहां की इकोनॉमी को काफी असर पड़ा है, उनकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। इन हमलों ने इजराइल की सैन्य शक्ति की धारणा को बड़ा चैलेंज किया है, जो उनकी मिलिट्री पावर है, क्योंकि इजराइल को जाना जाता था ढूंढकर, घर में घुसकर, कई साल तक पीछा कर कर अपने दुश्मन को मारने के लिए जाना जाता था। लेकिन अब जिस तरीके की इस वक्त रणनीति इजराइल की ओर से अपनाई जा रही है, ऐसे में सवाल उठने लगे हैं उनकी मिलिट्री पावर को लेकर भी। उनकी मिलिट्री पावर की जो धारणा थी, वो चैलेंज उसको दिया है हूथियों ने। जो इमेज बनी हुई थी इजराइल की कि घर में घुसकर ढूंढकर कई सालों बाद मारते हैं, इसको चैलेंज कर दिया है, उस इमेज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है हूथियों ने, जबकि अन्य ठिकानों पर उसने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें या हम साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें, तो हूथियों ने विमान और मिसाइल हमले लगातार तेज किए हैं। लगातार एयर अटैक्स किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। उनके हमलों से अर्थव्यवस्था काफ़ी इजराइल की प्रभावित हुई है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। जबकि उनकी मनोवैज्ञानिक जुझारूपन की अगर बात करें तो इजराइल की सैन्य प्रतिष्ठा को काफ़ी चुनौती भी दी है, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी अड़ियल, जिद्दी आप अगर कहें तो हूथी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कई बार कहा है कि हम खून का बदला खून से लेंगे, अटैक का बदला अटैक से लेंगे, सर का बदला सर से लेंगे। और जिस तरीके से अभी हाल ही में उनके प्रधानमंत्री को मार दिया गया, तो और ज्यादा बदले की भावना से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं, इंस्पायर्ड दिखाई दे रहे हैं हूथी। रणनीतिक एक तरफा कार्रवाई का बहुत ज्यादा अभाव दिखाई देता है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत कहते हैं लग के अटैक करने का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं उस कमी दिखाई देती है इजराइल के अंदर। आक्रामक एयर स्ट्राइक्स के बावजूद इजराइल अकेला रहा है, जमीन से कोई अभियान नहीं हुआ और कोई व्यापक गठबंधन की कमी भी रही। क्योंकि हम देखिए बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका भले साथ रहा, यूके भले साथ रहा, सऊदी अरब भले साथ रहा और इजिप्ट भले साथ रहा, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर अटैक करने की बात आई, घेरने की बात आई, तो हमने अक्सर देखा है, चाहे ईरान के मामले में भी देख लीजिए, ईरान के मामले में भी अमेरिका मध्यस्थता करने की बात करता रहा। हालांकि उसने कहा कि हम इजराइल पर अटैक होगा तो हम इस पर अपने आप को माने कि हम पर अटैक हुआ है, इजराइल के बिना पर हम लड़ाई में कूदेंगे। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो अमेरिका हमेशा उकसाकर भाग जाता है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स कभी नहीं उतारता है, जो कि इस मामले में भी हुआ, हूथियों के मामले में भी हुआ। हूथियों के साथ समझौता कर बैठा अमेरिका, वहीं ईरान के साथ इजराइल के फेवर में खड़ा तो था, लेकिन फिर इस चीज को मीडिएशन की बात करने लगा कि नहीं मध्यस्थता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और व्यापक गठबंधन की कमी वहां भी दिखाई दी। ईरानी सहायता और राजनीतिक गठजोड़ की अगर बात करें तो ईरान ने हूथियों को सैन्य उपकरणों को, जो भी मिलिट्री अप्लायंसेस थे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, और ट्रेनिंग और इकोनॉमिक सपोर्ट के जरिए मजबूत किया है बहुत ज्यादा इन्हें। और ये जो अलायंस है उन्हें एक जन आंदोलन जैसा सामूहिक सम्मान और रणनीतिक गहराई देता है, और इस सम्मान की बदौलत ही ये जो रिस्पेक्ट, जो एक्सेप्टेंस मिल रही है हूथियों को उस इलाके में, आसपास के देशों में, यही कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेशन बन रही है इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। रणनीतिक समाधान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सैन्य कार्रवाई अकेले समस्या का समाधान नहीं होती है, राजनीतिक समझौता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर गाजा में जो टेंशन है उसको शांत करने को लेकर एक टिकाऊ समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, और ये समाधान हो भी सकता है। यमन के हूथी विद्रोहियों और इजराइल के बीच लड़ाई तेज हो सकती है। अपने पीएम और कई सीनियर अधिकारियों की इजरायली हमलों में मौत के बाद हूथियों ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। यमन में हूथी विद्रोहियों द्वारा अभी हाल ही में आपने देखा था किस तरीके से यूएन के 11 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी ने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को चौंका दिया था, और यह घटना यमन में चल रहे सिविल वॉर, गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो तमाम प्रयास थे उनके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने अभी हाल ही में जिस तरीके से ताज़ा दमन अभियान में कम से कम 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को गिरफ्तार किया है, यमन के हूथी विद्रोहियों ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर पहले रेड की और उसके बाद कम से कम 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को गिरफ्तार किया, जो कि ईरान समर्थित समूह द्वारा मानवीय कार्यकर्ताओं पर किए गए ताज़ा दमन का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन यह हमला हूथी विद्रोहियों को गुस्सा था, क्योंकि अटैक में उनके पीएम को दर्दनाक तरीके से मार दिया गया था। इजराइल की सेना ने यमन के सना शहर में हूथी विद्रोहियों पर अटैक किया, जिसमें हूथी सरकार के प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री मारे गए। हमले में हूथी सरकार के पूरे प्रशासन का सफाया हो गया। वहीं नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी अब अपॉइंट कर दिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। इस हमले के बाद हूथी नेताओं ने इजराइल के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमला कायराना था और इसके जवाब में हूथी समूह इजराइल पर हमले बढ़ाने का इरादा रखता है, यानी कि अब और अग्रेसिव दिखाई देगा हूथी
इजराइल को लेकर हूथी विद्रोही समूह की इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बहुत पहले से ही है, लेकिन अब उनके प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को मारे जाने के बाद इस आग को और भड़का दिया है इजराइल ने। ईरान के समर्थन और क्षेत्रीय राजनीति के साथ जुड़ी हुई उनकी जो, अगर हम मिलिट्री रिस्पांस की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के रूप में और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से अटैक्स इजराइल पर किए जा सकते हैं। इजराइल के खिलाफ एक गंभीर चुनौती बन सकती है हूथी। और इस पूरे अगर इंसिडेंट को देखें, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये रीजनल इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है और यमन जैसे संकटग्रस्त देशों में और ज्यादा मानवीय संकट गहरा कर सकता है। और अगर हम हूथी विद्रोहियों के दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत ज्यादा कठोर और आक्रामक है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से इस वक्त वो कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि इजराइल की कार्रवाई मुस्लिम दुनिया के लिए खतरे के समान है और ऐसे समय में जब मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, हूथी विद्रोही अपने बात के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपनी स्टैंडिंग के अनुसार युद्ध की स्थिति में इजराइल के खिलाफ हर हाल में खड़े दिखाई देंगे। उनका यह बयान न केवल गाजा की स्थिति से संबंधित है बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता की आवश्यकता को भी दिखाता है। इस बयान का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम देशों को जागरूक करना है और एक साथ एक मंच पर लेकर आना है, इकट्ठा होने के लिए आह्वान करना है। हूथी विद्रोहियों की अगर बात करें, देखिए उनके अगर बयानों की बात करें, पिछले 2-3 सालों की बात अगर आप करें, कुछ बयानों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो इजराइल को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। हूथी विद्रोहियों का इजराइल को हालिया बयान और हमलों का संदेश जो है वो हमेशा से स्पष्ट रहा है, बहुत साफ रहा है, इजराइल के खिलाफ रहा है। उनका ये कहना था कि इजराइल के खिलाफ उठने वाली आवाजें सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों की नहीं है बल्कि ये पूरे इस्लामिक जगत का सवाल है। ये संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बनता चला जा रहा है। तो हूथियों ने ये जो फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की लड़ाई थी उसे पूरे मुस्लिम जगत की लड़ाई बना दी थी और कहा था कि ये पूरे विश्व का सवाल बनता चला जा रहा है और हूथी विद्रोही इस संघर्ष में सक्रिय रूप से, बहुत ही एक्टिव तरीके से शामिल होंगे, इस बात की धमकी दी गई थी। तो ये बयान अब इस्लामिक देशों के बीच में एकजुटता और समर्थन की आवश्यकता को उजागर करता है, खासकर उन सिचुएशंस में जब मुस्लिम दुनिया को ये लगता है कि इजराइल का प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हूथी विद्रोही मुस्लिम देशों को एक साथ लाने का काम कर रहे थे, ये कम से कम परसेप्शन गया। हूथी विद्रोहियों का दृष्टिकोण बहुत कठोर है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि हूथी विद्रोही लगातार इस बात को लेकर क्लियर दिखाई दिए हैं कि स्टैंडिंग हूथियों की चाहे जो भी रही हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ वो काम करना नहीं छोड़ेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आपको ये भी बताएं कि लगातार कई वॉर फ्रंट्स पर जूझ रहा है इजराइल और ऐसे में इसी बात का फायदा हूथी उठाना भी चाहते हैं। जैसे कि हम पहले भी बार बार कह रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग को लेकर, स्ट्रेटेजी मेकिंग को लेकर कहीं ना कहीं ईरान की तरह या हिजबुल्लाह की तरह या हमास की तरह लेबनान में जो डिफेंस पॉलिसीज बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं हूथियों को कम आंका इजराइल ने और इसका खामियाजा है कि इजराइल को भुगतना पड़ रहा है।